आपको ये सिर्फ इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने आपको ये सब बताया। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ओके, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो सर। चलिए ठीक है। तो देर इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज बट स्टिल देयर आर सम कॉमन पार्ट्स। ठीक है, तो कुछ कॉमन आपको जो कंपोनेंट्स हैं सेंट्रीफ्यूज के वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे वो कॉमन कंपोनेंट्स क्या हैं? मेरी बात समझ रहे हैं आपकी? ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल सेंट्रीफ्यूज या एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूज को हम डिफरेंट टाइप्स में हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, बट देयर आर सम कॉमन कंपोनेंट्स विच फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज। ठीक है ना, तो वो कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज क्या हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एक टिपिकल सेंट्रीफ्यूज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ पर एक अगेन यहाँ एक बॉडी होगी विच इज मेड अप ऑफ स्टील, स्पेशली जो उसका इंटरनल पार्ट होता है। जैसे यहाँ पर एक चैम्बर है, दिस इज मेड अप ऑफ स्टील, स्टेनलेस स्टील, और समटाइम इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है ना, उसका बना हुआ होता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इस पूरी बॉडी के अंदर आपका इस पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है रोटर। ठीक है ना, जैसे हम मैंने रोटर्स की कुछ पिक्चर्स आपको इनिशियल जो स्लाइड्स थी मेरी मैंने दिखाई थी, उसमें आप लोगों को याद है रोटर्स की कुछ एक्चुअल पिक्चर्स? ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है ना, सो दीज ऑल आर रोटर्स, टाइप ऑफ रोटर्स। ठीक है ना, तो ये सभी जो इस सेंट्रीफ्यूज की चारों तरफ यहाँ रखे हुए हैं, दीज आर ऑल रोटर्स। और रोटर्स जो होता है दिस इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो ये एक रोटर होता है, काफी हैवी होता है। ठीक है ना, मेटल का बना हुआ होता है और काफी हैवी रोटर होता है, मतलब आई थिंक एक मुझे लग रहा है 5 kg प्लस ही होता है। ठीक है ना, तो एक रोटर होगा, इस रोटर से यहाँ पर एक साफ्ट, कैन सी द साफ्ट एयर, और ये जो साफ्ट होती है ये इस मोटर के साथ में लगी हुई होती है। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इस रोटर के अंदर यू हैव सीन सम ब्रैकेट्स जहाँ पर हम अपने सैंपल्स को रखते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ ब्रैकेट्स होते हैं या कुछ यहाँ पर ऐसे खांचे बने हुए होते हैं। देयर इज ए स्पेस फॉर पुटिंग आवर माइक्रोसेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स। ठीक है, एंड द साइज ऑफ दिस स्पेस इज आल्सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ये आपका बड़ा भी हो सकता है, मान लीजिए अगर आपका लार्ज स्केल सेंट्रीफ्यूज है जिसमें आप एक बार में एक सेंट्रीफ्यूज जो आप लगाते हैं, अगर उसकी कैपेसिटी 50 ml है तो ये बड़े होंगे, और अगर इसकी कैपेसिटी आप छोटी है तो ये आपके छोटे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो सेंट्रीफ्यूज अगर आपको यूज करनी है तो ये जो स्पेस है ये अकॉर्डिंग ऐसा ही होगा, जिसमें हम 1.5 ml की जो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज आती हैं, ट्यूब्स आती हैं जिनको हम शॉर्ट एंड ऑफ देते हैं। ठीक है ना, तो इनको लगाने के लिए अप्रोप्राइट स्पेस होगा इस रोटर के अंदर। ठीक है, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो स्पेस है, जो ब्रैकेट्स हैं, दे आर आल्सो इन इवन नंबर। ठीक है ना, ये इवन नंबर के अंदर ही होंगे, ये ऑड नंबर के अंदर कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6, 8, इस तरीके से इवन नंबर में आपको ये स्पेस मिलेगा यहाँ पर लगा। ठीक सर है, कोई स्पेसिफिक रीजन कि ये ऑड नंबर में नहीं होता? हाँ वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इसका थोड़ा सा इसके बारे में प्रिकॉशंस और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो इवन नंबर में होगा। दूसरा ये मोटर लगी होगी, तो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि मोटर जो है वो इसको रोटेट करने का काम करती है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका कि ये जो दोनों ये जो मोटर एज वेल एज दिस रोटर इज असेंबल्ड इन ए क्लोज्ड चैम्बर। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक चैम्बर होगा, उसके अंदर ये असेंबल्ड रहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि इसके ऊपर यहाँ पर ये सील होगी, ये जो लगी हुई आपको देख रही है ये यूजुअली रबड़ की बनी हुई सील होती है। ठीक है, जिसमें हम इस लिड को कस देते हैं। इस लिड, ये जो आपका लिड लगा हुआ है, इस लिड को हम इस पर ढक देते हैं और ये पूरा टाइटली पैक हो जाता है। ठीक है ना, ये पूरा सेंट्रीफ्यूज जो होगा वो ये टाइटली पैक हो जाएगा। ठीक है ना, तो देर इज अ डिजिटल डिस्प्ले, यू कैन सी इन सम सेंट्रीफ्यूज द डिजिटल डिस्प्ले ओवर हेयर। ठीक है, जहाँ
पर आप चीज़ों को देख सकते हैं कि ग्रेविटी जो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड है वो कितना आपने दिया है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ रोटेशन आरपीएम के टर्म्स में भी आप उसको देख सकते हैं। एंड आल्सो यू कैन सेट कि आपको कितना सेट करना है अलॉन्ग विद द टाइम, एक्सपोजर टाइम, टाइम कितना टाइम आपको देना है और कितने आरपीएम पर आपको रखना है, ठीक है ना। तो these are some basic component of a centrifuge, ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक चैम्बर होगा, चैम्बर के अंदर रोटर होगा, रोटर के अंदर आपके ब्रैकेट्स होंगे, ठीक है, जिसमें हम माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लगाएंगे। दिस रोटर इज कनेक्टेड विद मोटर, ठीक है ना, एंड ऑल दिस असेंबली इज क्लोज्ड इनसाइड ए बॉडी ऑफ मेटल, ठीक है ना, मेटल की बनी हुई बॉडी के अंदर ये सारी चीजें असेंबल रहेंगी। एंड देयर इज ए कंट्रोल जो बॉडी के ऊपर आपको दिखाई देंगे, ठीक है, कंट्रोल फॉर द सेटिंग ऑफ आरपीएम, कितने आरपीएम पे रोटर को घूमना है, ठीक है ना, विच डायरेक्टली लिंक टू द सेंट्रीफ्यूगल फील्ड, ठीक है ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड को ये करता है, रिप्रेजेंट करता है। साथ में उसमें आपका कंट्रोल होगा कि कितने टेम्परेचर के लिए आपको रखना है, ठीक है, और साथ में कंट्रोल होगा इफ दिस इज ए रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज तो वहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी वहाँ पर आपका ये स्विच होंगे। एंड आल्सो यू कैन सी ऑल दिस सेटिंग्स यू बाय विद द हेल्प ऑफ ए डिजिटल डिस्प्ले, ठीक है ना, डिजिटल डिस्प्ले की हेल्प से आप ये सारी सेटिंग्स को देख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्लोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लिड, ठीक है, जिसको एकदम टाइटली पैक कर देता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आए आपको, जो पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज कौन कौन से, बेसिक कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूज के कौन कौन से होते हैं, यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसको यस सर। सर हम सैंपल किधर डालते हैं? सैंपल हम ट्यूब के अंदर डालेंगे, ठीक है ना, ये सर वो ट्यूब, साइड साइड में लगा है सर उधर। यही तो मैं बता रहा हूँ इतनी देर से। ये माइक्रो सेंटी ये ट्यूब होंगी आपकी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब विच इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक और समटाइम ग्लास तो नहीं होता है, वैसे होता है, किसी ने मुझे बताया ग्लास भी होता है, लेकिन यूजुअली दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है ना, प्लास्टिक की बनी हुई होती है, ठीक है। और इस इन ट्यूब्स के अंदर हम अपना सैंपल डालते हैं, फिर हम इस ट्यूब को, ये जो बने हुए हैं यहाँ पर स्पेस जो है ट्यूब के जैसा जो आपको लग रहा होगा, इसके अंदर हम रखते हैं ये ट्यूब्स, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हो, यस सर। ठीक है, तो इसमें आपने ये तो देख, सर अलग अलग सैंपल ट्यूब में डालेंगे ना? क्या, जैसे अगर एक कोकोनट ऑयल है, एक वाटर है और एक नहीं, ये उसको अभी ब्लड आप ऑयल। उसको भूल जाइए, वो डेंसिटी ग्रेडियंट है, वो डेंसिटी ग्रेडियंट को हम आगे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दिस जो कोकोनट ऑयल है दिस इज नॉट आवर सैंपल, ठीक है ना, वी यूज इट एज ए मीडियम, हम उसको मीडियम की तरह यूज करते हैं। जैसे हमने शुरू में डिस्कस, जब हमने शुरू में इसका डेफिनेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो यहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है द प्योरीफाई सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल पार्टिकल्स इन ए लिक्विड मीडियम, ठीक है ना। तो whenever we go for use करना पड़ेगा, and this medium may be a buffer solution, may be a water, may be medium जो कल्चर मीडियम होता है, and may be a some material which can form a density gradient like sucrose, ठीक है ना, cesium chloride। तो ये जो हमने बात करी थी ऑयल की या कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल की, हम इन इन इस मिक्सचर को हम यूज कर रहे हैं एज ए मीडियम, ठीक है ना, फॉर द सेपरेशन ऑफ आवर बायोलॉजिकल पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो जो चीज़ हम मैंने अभी आपको बताई, वो जो मिक्सचर मैंने बताया आपको, ठीक है ना, जिसमें हम अलग अलग डेंसिटी की चीज़ों को ले रहे हैं, वो क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो दिस एक्ट एज ए मीडियम फॉर द सेपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल, ठीक है ना, इन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। समझ रहे हो ना, वो हमारा सैंपल नहीं है, उसको हम एक ही ट्यूब के अंदर सारी चीज़ों को भरते हैं एज ए मीडियम, हम उसको यूज करते हैं, देन वी लोड अवर सैंपल एंड देन we put this micro centrifuge tube into the centrifuge machine। समझ में आ गया या नहीं आया? सर यस सर जैसे जितने भी ट्यूब्स है, मान लीजिए उसमें 6 ट्यूब्स है, तो हम सर 6 लिक्विड ले सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं ना, उसमें डाल सकते हैं ना सर? 6 अलग अलग कह रहे हो? जी जी सर, जी जी। हाँ, ऑन इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अभी हम जब इसकी थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे काम करते हैं इस पर, तो हम
ऐड करेंगे, लेकिन हम कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग हम उसमें मीडियम हम ले सकते हैं। अगर आपकी इस तरीके का रिक्वायरमेंट है, आपका जो एक्सपेरिमेंट है आपने उसको इस तरीके से डिज़ाइन करा है, बट स्टिल वी हैव टू कंसिडर सम प्रिकॉशंस, ठीक है। वो क्या होंगे मैं आगे आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये जो खैर ये जो आप देख रहे हो इस यहाँ पर जो ये देख रहे हो वाइट कलर आप देख रहे होंगे इस बीच वाले सेंट्रीफ्यूज के अंदर, ये ब्लैक कलर जो आपको दिख रहा है इसके अंदर ये रोटर है, और ये जो वाइट कलर आपको दिख रही होंगी ये चारों तरफ घूमी हुई, दीज आर द माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, ठीक है ना। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स इज समथिंग लाइक लुक्स लाइक दिस, ठीक है। आप लोगों ने देखी भी होगी अगर किसी ने कोरोना का ये कराया होगा, देख कराया है किसी ने कोरोना का टेस्ट? नो सर। यस सर। यस सर। तो दे जस्ट टेक योर स्वैब, नहीं नहीं वो फाल्कन होती है, वो फाल्कन होती है, उससे भी छोटी होती है वो, उसको भी हम अ, जिसमें वो स्वैब लेते हैं, स्वैब लेने के बाद एक ट्यूब के अंदर डालते हैं, उसको तोड़ देते हैं, देखा होगा आपने, यस यस सर। सर। है ना। तो वो जो ट्यूब है एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, ठीक है। लेकिन उसकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। वो आई थिंक जो मुझे याद आ रहा है तो 25 ml का वॉल्यूम था उस ट्यूब, उससे भी छोटी माइक्रो सेंट्रीफ्यूज होती है जिनका वॉल्यूम 1.5 ml और 0.5 ml की भी आती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखाऊंगा माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। ये देख रहे होंगे आप साइड में, स्क्रीन दिख रही है मेरी? देख हेलो। लिया सर। सो दीज आर ऑल माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, ठीक है ना। ये जो भी आपको यहाँ दिखाई दे रही है दीज आर ऑल माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, हाई क्वालिटी प्लास्टिक की बनी हुई होती है, एंड जस्ट पुट योर सैंपल इन दिस माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, क्लोज इट एंड देन पुट इनटू द सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है ना। और इनका वॉल्यूम भी अलग अलग होता है, जैसे 0.5 इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, 0.5 से स्मॉल नहीं आती है एज पर माई नॉलेज, ठीक है ना। 0.5 ml से कम वॉल्यूम की ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब नहीं आती है माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, और ये 1.5 ml का आपको बहुत कॉमन आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो 1.5 ml वॉल्यूम की होती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो जैसे 1.5 ml, ठीक है। तो अगर दीज आर प्लास्टिक की क्यों बनी रहती है? प्लास्टिक की इसलिए बनी होती है कि अगर आप मेटल की बनाएंगे, ठीक है ना, तो मेटल की बनाने में एक तो खर्चा ज़्यादा होगा, ठीक है, खर्चा ज़्यादा होगा ना। दूसरी बात, मेटल की आप बनाएंगे तो इट विल नॉट बी ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा पैलेट कहाँ पर है, कहाँ तक पैलेट आपकी ग्लास बनी का हुई भी तो है। हो सकता है क्या? हाँ तो सुन लीजिए ना, मैंने भी बात कहाँ खत्म कर दी, ठीक है। अब आप तो ग्लास का क्या हो गई, ठीक है, तो ग्लास जो होगा वो आपका फिर अगेन आपकी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। आप उनको जब उनके साथ आप काम करोगे तो काम करने के टाइम में वो उनका ब्रेकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जैसे यहाँ पर ये लिड वगैरह है बहुत ही टाइटली क्लोज हो जाती है, तो ग्लास तो बहुत सारे जो ग्लास है, ग्लास के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि ग्लास के जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक एक होता है आपका पेट्री डिश, ठीक है, पेट्री डिश, ये देख रहे हो आप पेट्री डिश, ठीक यस है, ये सर। दिख रही यस होंगी सर। आपको। ये ग्लास की भी आती है, प्लास्टिक की भी आती है, ठीक है। प्लास्टिक की जो आती है उसकी जो कॉस्ट होती है वो हार्डली 5 to 10 रुपीज़ होती है, स्टेराइल की मैं बात कर रहा हूँ, वो स्टेलाइज आएगी, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, वो बस आपको उसको डायरेक्टली यूज़ करना है, ठीक है। और जो ग्लास की होगी वो उसकी कीमत होती है अप्रोक्सीमेट 400 के आसपास फॉर ए सिंगल पीस, ठीक है। अगर आप उसको इसका ले रहे हैं, बोरोसिल की अगर आप खरीद रहे हैं तो वो अराउंड 300 to 400 के आसपास एक पैकेट डिश होती है, ठीक है। और वो आपके हाथ से अगर गिर गई तो मान लीजिए, जाएगा। तो 300 रुपये तो चले गए ना, और प्लास्टिक की अगर आपके हाथ से गिर गई तो क्यों भाई? हम्म, नुकसान नहीं होगा यस सर। सर, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं टूटेगा। टूटेगा ठीक से बच नहीं, जाएगा। ठीक है ना। तो जो गिलास की चीज़ें होती हैं, वो गिलास की, जैसे हम अपने घरों में ही देख लें, हम यूजुअली गिलास के जो बर्तन होते हैं उनको नहीं यूज़ करते हैं, या तो उनको मेहमानों के लिए रखते हैं, ठीक है ना।
और अपने खाने के लिए हम प्लास्टिक या जो ऐसी चीज़ें आती हैं प्लास्टिक जैसी, या जो ये आता है ना, क्या होते फाइबर हैं वो, फाइबर सीप कहते हैं हमारे यहाँ, तो पता नहीं आप क्या कहते हैं, उसकी प्लेटें जो आती हैं प्लास्टिक जैसी जो होती है, या तो वो यूज़ करते हैं या स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ब्रेकेज होने का बहुत ये होता है, चांसेस होते हैं, जब आप उसको धोगे साफ करोगे या फिर इसके साथ काम करोगे, तो देर इज़ लॉट ऑफ चांस ऑफ ब्रेकेज, ठीक है। और उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इफ़ वी कंपेयर इट विद दिस डिस्पोजेबल स्टेराइल प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है ना। इसलिए हम प्लास्टिक के गिलास का यूज़ नहीं करते कॉस्ट की वजह से, ठीक है ना। और स्टील की हम ये जो चीज़ें होती हैं स्टील का हम ऐसे यूज़ नहीं करते, बिकॉज स्टील की चीज़ें लेबोरेटरीज के अंदर नहीं यूज़ करी जाती हैं, बिकॉज वी नीड सम ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसके हम देख सकें कि वो क्या रहा है, ठीक है। एनीवे, ठीक है भाई, क्या नाम है आपका। तो कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, साथ में ईज, ईज क्या है मतलब विच इज़ मोर फिजिबल, ठीक है ना। तो इसलिए हम प्लास्टिक के ये सब प्लास्टिक वेयर्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 450 रुपीज़ का एक डब्बा आता है जिसमें अप्रोक्सीमेट 500 पीसीज ऑफ दिस माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है प्लास्टिक की। और अगर आप ग्लास में लेने लगोगे तो मुझे लग रहा है कम से कम 10,000 के आएंगे उतने पीसीस, ठीक है। तो खैर, एनीवे, तो मैं कहाँ था भाई। तो यहाँ हम सैंपल रखते हैं भाई, ठीक है ना, जो भी पूछ रहा था। इस ये सैंपल रखा हुआ है, सैंपल हम ट्यूब के अंदर रखेंगे, वी पोर आवर सैंपल इनसाइड द ट्यूब एंड देन वी पुट आवर ट्यूब इन दिस रोटर, ठीक है। और जो साइज होता है माइक्रो सेंटीफ्यूज ट्यूब तो डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, इफ यू कैन सी एंड ऑब्जर्व दैट these are the microcentrifuge tube which you can see have some large volume as compared to जो उसके अलॉन्ग साइड दूसरी रखी हुई है, ठीक है ना। तो ये भी अलग अलग वॉल्यूम की आती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीफ्यूज। यस सर। यस सर। निकाल सकते हैं मशीन में से, मतलब ये क्या जो भी है। क्या क्या चीज? जैसे रोटर में हम वो ट्यूब्स डालते हैं, तो ये रोटर और पूरा ये ट्यूब निकाल सकते हैं ना बाहर रोटर ये मशीन। नहीं निकालते हैं, रोटर रोटर को चेंज कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है तो, ठीक है। यहाँ पर इसमें एक चूड़ी लगी हुई होती है, इसको खोल कर आप दूसरा रोटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, जब हमें दूसरे वॉल्यूम की सेंट्रीफ्यूज ट्यूब यूज़ करनी होती है तब हम रोटर चेंज करते हैं। अगर हमको एक ही तरीके की सेंट्रीफ्यूज ट्यूब यूज़ करनी है तो हमें रोटर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वी जस्ट हम बस अपना ट्यूब्स रखेंगे और ट्यूब्स रखने के बाद में उनको जब सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा तो उनको वापस निकाल लेंगे, ठीक है ना। यस सर, थैंक तो रोटर तब चेंज करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, हालांकि रोटर भी आपके चेंजेबल होते हैं, ठीक है ना, आप रोटर को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसी मशीन को देखेंगे जो यहाँ पर रखी हुई है जस्ट योर राइट साइड, ठीक है ना। तो ये मशीन आ रही है, दिस मशीन कम्स विद दिस ऑल टाइप ऑफ रोटर्स, ठीक है। तो ये जो मैंने पिक्चर जहाँ से उठाई है ये कमर्शियल साइट कोई है होगी, वहाँ से मैंने उठाई होगी। और ये जो एडवर्टीजमेंट है बेसिकली इस मशीन का वो क्या है कि दिस मशीन कम्स विद सच टाइप ऑफ रोटर्स, ठीक है ना। तो ये सारे रोटर्स इस मशीन के अंदर लग सकते हैं, है ना। तो इनको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड, लेकिन अगर नीड नहीं है तो हमें इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके सर। यू। यस सर। ठीक है, तो हम अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रोटर्स, ठीक है, क्योंकि रोटर्स के बारे में बात चल रही। तो रोटर्स जो होते हैं दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है ना। तो 3 टाइप के रोटर्स होते हैं यूजुअली जो सेंट्रीफ्यूज के अंदर यूज होते हैं, जिसमें एक क्या होता है आपका फिक्स एंगल रोटर। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये क्या है आपका, ये फिक्स एंगल है, तो ये एकदम स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पर क्या है ये थोड़ा सा फिक्स्ड एंगल है। एंगल आप समझ रहे होंगे, एंगल विद दिस एक्सिस, ठीक है ना। तो अगर जैसे हम देखें तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे आपका हो सकता है। लेकिन ये क्या है, इसमें जो आपका रखने की जगह है, ट्यूब रखने की जगह है, वो एकदम स्ट्रेट ना होकर वो आपकी क्या है एक किसी पर्टिकुलर एंगल पर है,
ठीक है ना, इस तरीके से, जैसे यू कैन सी इन दिस फर्स्ट टाइप ऑफ रोटर, ठीक है। तो इस टाइप का जो रोटर होते हैं जिसमें हम जब अपनी ये लगाते हैं, बकेट लगाते हैं या ट्यूब लगाते हैं, वो फिक्स होती है, तो हम उसको कहते हैं फिक्स्ड एंगल रोटर, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। और ये जो ट्यूब एंगल है, इट मे बी फ्रॉम 14 टू 40 डिग्री 40 डिग्री, ठीक है, नॉट सेल्सियस बट 40 टू 14 डिग्री टू 40 डिग्री फ्रॉम दिस एक्सिस, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको क्या है, ये एक्सिस है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द एक्सिस, दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव टू पुट अवर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, एंड दिस दिस इज दिस इज ए दिस स्पेस इज विद ए स्पेसिफिक फिक्स एंगल, ठीक है, ये फिक्स एंगल पर होता है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फील्ड जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, दिस सेंट्रीफ्यूगल फील्ड कहाँ से लग रहा है, दिस इज अवे फ्रॉम द एक्सिस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका डायरेक्शन, तो दिस इज द एक्सिस और ये आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ जब हम फिक्स्ड एंगल के बारे में हम बात करते हैं, तो हमें एक चीज़ देखनी होती है कि हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियल डिस्टेंस है, ठीक है, ये रेडियल डिस्टेंस पर हमारा जो अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड होता है, अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड इज डिपेंड ऑन दिस आर, ठीक है ना, ये जो आर है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एंड टू द पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पर जब हम फिक्स्ड एंगल यूज करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होती है वो पर्टिकुलर पार्टिकल्स पर अलग अलग लगती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो पार्टिकल आपके यहाँ होंगे, इस जगह पर होंगे, उसके लिए आर ये कुछ होगी, जो यहाँ होंगे उसके लिए आर ये होगी, और जो यहाँ होंगे उसके लिए आर ये होगी, ठीक है। तो इसको इन्होंने आर मैक्स मिनिमम, आर मैक्सिमम और एक एवरेज आर करके दिखाया है, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स है दे फील डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगल फील्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन दिस रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये आपका फिक्स्ड एंगल में होता है, ठीक है ना, तो ये हमें याद रखना है। दूसरा जो है आपका एक और होता है आपका अबाउट टू इसको कहते हैं हम अबाउट टू स्ट्रेट, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम जब हम फिक्स्ड एंगल के बारे में बात करेंगे, तो इट शुड बी मिनिमम 40 डिग्री से 40 डिग्री एंड इट गोज टू मैक्सिमम 40 डिग्री, ठीक है ना। तो 14 टू 40 डिग्री के बीच में ये एंगल होता है जिसमें हम अपनी ट्यूब्स रखते हैं, ठीक है। एक अबाउट टू ये होता है अबाउट टू स्ट्रेट, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें अबाउट टू का मतलब वो लेस देन 10 डिग्री का हम छोटा सा एंगल बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम अबाउट टू स्ट्रेट कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर हम जो एंगल लगाते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, ट्यूब्स आर डायरेक्टली आपकी कैसी होंगी, ये होंगी पैरेलल होंगी, ठीक है ना, पैरेलल टू दिस एक्सिस, ठीक है, बिल्कुल ये आपकी एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पर, ये आपकी नहीं 90 डिग्री नहीं, ये आपकी कैसी हैं, ये आपकी पैरेलल है, ठीक है, एकदम फिक्स, ये भी फिक्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एंगल नहीं होता, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई एंगल नहीं है और ये एकदम डायरेक्टली स्ट्रेट है, ठीक है ना। तो इस तरीके के रोटर भी होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो कोई एंगल नहीं होगा, जो हम ट्यूब्स लगाएंगे वो एकदम सीधी ट्यूब लगाएंगे एंड देयर इज नो एंगल, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, फिक्स एंगल हो गया। अबाउट टू दूसरा स्ट्रेट। नहीं, अबाउट टू स्ट्रेट होता है जो जिसमें हम लेस देन 10 डिग्री से 10 डिग्री से छोटा एंगल उसके अंदर हो, ठीक है, ये तो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसका भी मेरे दिमाग में से एकदम स्विंगिंग skip हो रहा सर। है। नहीं, स्विंगिंग नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक मिनट, दिमाग में से मेरा स्किप हो रहा है, एक सेकंड दीजिए। किसी को अगर पता है तो बताइए भाई, मेरे तो फिलहाल दिमाग में से निकल रहा है, क्या कहते हैं इसको, किसी को पता है? No, sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर वर्टिकल ट्यूब रोटर। यस यस, वर्टिकल, ठीक है ना, हाँ यस, वर्टिकल, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल होती हैं, ठीक है ना। तो दिस वन इज द वर्टिकल रोटर,
ठीक है। और जो मैं बोल रहा था कि अबाउट टू स्ट्रेट, उसको हम बोलते हैं अबाउट टू वर्टिकल, ठीक है ना। तो एक तो हो गया आपका फिक्स एंगल रोटर, जिसमें रोटर में हम 14 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में कोई एंगल रखते हैं एंड दिस इज फिक्स, ठीक है ना, वो फिक्स रहेगा। और दूसरा होता है आपका वर्टिकल, जिसमें एकदम सीधी हम अपनी जो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज होती है उनको हम रखते हैं। और एक होता है इनके बीच में एक अबाउट टू वर्टिकल, जिसमें हम लेस देन 10 डिग्री, ठीक है ना। तो बहुत ही छोटा सा एंगल, हम जैसे मान लीजिए ये बना हुआ है, तो हम इसके साथ ही बहुत ही छोटा सा इस तरीके से एक एंगल बनाते हैं विच इज़ लेस देन 10 डिग्री, तो उसको हम बोलते हैं अबाउट टू वर्टिकल, ठीक है ना। तो एक ऐसा भी कुछ मिलेगा आपको रोटर, ठीक है। और एक होता है थर्ड टाइप का, जिसमें आपकी स्विंगिंग बकेट होता है, स्विंगिंग बकेट, ठीक है। तो स्विंगिंग बकेट के अंदर क्या होगा आपका कि एट एट रेस्टिंग स्टेज, जब आपका सेंट्रीफ्यूज काम नहीं करेगा, तो ये आपके इस तरीके से यहाँ इसमें नीचे वर्टिकली आपके लगे रहेंगे, ठीक है ना। ये जो बकेट होगी ये आपकी वर्टिकली रहेगी इस तरीके से। और जब आपका सेंट्रीफ्यूज घूमेगा तो ये, क्योंकि ये आपकी मूवेबल होती है, ठीक है ना, ये फिक्स नहीं होगा। ये जो यहाँ पर आपकी ये लगी हुई है, बकेट लगी हुई है जिसमें हमें अपनी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लगानी है, ये इसमें मूवेबल होगी, स्विंग स्विंग करेगी यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही सेंट्रीफ्यूज आपका स्टार्ट होगा, ये जैसे यहाँ पे एरो से दिखाया हुआ, ये जो वर्टिकली थी ये आपकी एकदम हॉरिजेंटली इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरीके के 3 या कई बार 4 टाइप के हमारे पास रोटर्स होते हैं, जिनको हम एप्लीकेशन के बेसिस पर यूज़ करते हैं, ठीक है। यूजुअली क्या होगा, जब आप देखोगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड दिस फिक्स एंगल रोटर, ठीक है। तो मैक्सिमम 80% लैब्स के अंदर आप देखोगे कि दे यूज दिस फिक्स एंगल रोटर, ठीक है ना। फिक्स एंगल रोटर जो होता है वो यूज होता है, ठीक है। So with the basic components of this centrifuge, we just know about that what type of rotors can be used in this machine, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? सर नो सर। सर ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। तो रोटर तो हमें समझ में आया ना कि रोटर क्या होता है, ठीक है। रोटर इज द मेन या बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पर कुछ बेसिक कंपोनेंट देखे, तो हमने देखा यहाँ पर रोटर जो होता है एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। दिस रोटर मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप, जो रोटर हम यूज़ कर रहे हैं ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एंड जब हम टाइप की बात कर रहे हैं तो हम एक तो वॉल्यूम की भी बात करेंगे कि कितने वॉल्यूम की कैपेसिटी की जो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज है वो हम इस रोटर के अंदर रख सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस द बेसिक नेचर ऑफ दिस रोटर, ठीक है ना। बेसिक नेचर मतलब कि वो जो हम लगा रहे हैं, वॉल्यूम तो एक एक चीज़ हो गई। आपको ज़्यादा सैंपल को करना है तो आप बड़ा वॉल्यूम लगाएंगे, आपको कम सैंपल करना है तो आपको कम, आप उसके अंदर छोटी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लगाएंगे, ठीक है। तो अलॉन्ग विद दिस हम, अगर हम उसको टाइप के बारे में बात करेंगे, तो हम टाइप के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि हाउ वी कैन पुट और इट मीन्स हाउ मेनी टाइप वी कैन पुट अवर माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स इनसाइड दिस रोटर, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ अवर ट्यूब, हम रोटर को अलग अलग टाइप में कह सकते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से टाइप होते हैं? दिस आर 3 टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स, लेकिन यहाँ पर एक और हम एडिशन कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये 3 कौन कौन से टाइप है? एक है आपका फिक्स एंगल, जिसमें हम अपनी माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को एक पर्टिकुलर एंगल पर रखते हैं एंड दिस एंगल विल बी फ्रॉम 14 डिग्री टू 40 डिग्री, ठीक है। और ये कैसा होगा? ये आपका फिक्स होगा, ठीक है ना। तो ये रोटर हो गया आपका, ये रोटर है। इसमें ये वो स्पेस है जहाँ पर हमें अपनी माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को रखना है, ठीक है। और ये कुछ टिल्ट है, ठीक है ना, ये एकदम वर्टिकल नहीं है, थोड़ा सा ये तिरछा है, ठीक है ना। तो एक एंगल ये बनाता है, ठीक है। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लें, मान लीजिए हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच ली, तो यहाँ पर इट विल बी एंगल, ठीक है ना। और ये जो एंगल होगा ये 14 टू 15 40 डिग्री होगा एंड इट शुड बी फिक्स, ठीक है, ये फिक्स होगा। तो एक टाइप का रोटर ये होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिक्स एंगल रोटर। दूसरे टाइप का रोटर होता है जिसमें हमारी जो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती हैं वो वर्टिकली रखी जाती हैं एंड दिस टाइप ऑफ रोटर इज कॉल्ड एज वर्टिकल रोटर, जैसा आप ये वाला रोटर देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें हम माइक्रो सेंट्रीफ्यूज को डायरेक्टली ऐसे करके रखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी वर्टिकल आ गई, ठीक है ना। और एक होता है अबाउट टू वर्टिकल, जिसमें हम बिल्कुल वर्टिकल नहीं होंगी,
हल्की सी टिल्ट होंगी, लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा नहीं होंगी जितनी हमारे फिक्स एंगल के अंदर होगी। ठीक है, तो जो एंगल होता है वो आपका लेस देन 10 डिग्री होता है अबाउट टू वर्टिकल। ठीक है ना, तो ये वर्टिकल हो गया, ये आपका हो गया वर्टिकल। और एक होता है आपका अबाउट टू वर्टिकल। ठीक है ना, लीजिए, तो अबाउट टू वर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो एकदम सीधा ना होकर थोड़ा सा तिरछा रहेगा, और जो एंगल बनेगा इट शुड बी लेस देन 10 डिग्री। ठीक है ना, 10 डिग्री। जैसे यहाँ पर ये क्या है, अगर ये 10 से ज़्यादा हो जाएगा, 14 इस रेंज में आ जाएगा, तो हम इसको फिर बोलेंगे फिक्स्ड एंगल। ठीक है ना, तो 10 से अगर कम छोटा सा एक एंगल अगर बनता है तो हम उसको अबाउट टू वर्टिकल बोलेंगे। ठीक है, तो एक टाइप ये हुआ, दूसरा टाइप ये हुआ, तीसरा टाइप आपका ये हो गया, और चौथा एक टाइप है जिसको हम कहते हैं स्विंगिंग बैकेट रोटर। ठीक है ना, जैसे आप ये वाला देख रहे हैं, स्विंगिंग बैकेट रोटर हम इसलिए कहते हैं बिकॉज जो बैकेट्स होती हैं जिसमें हमें अपना सैंपल रखना होता है, सैंपल इन विद इन माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, वो आपकी मूवेबल होती है, स्विंग करती है। ठीक है ना, तो नॉर्मल जब रहेगा आपका सेंट्रीफ्यूज, जब बंद रहेगा तो वो आपकी वर्टिकली रहेंगी लटकी हुई, और जब ये चलना स्टार्ट कर देगा तो ये आपकी स्विंग होकर इस तरीके से हॉरिजेंटल हो जाएंगी। ठीक है ना, तो एक टाइप का आपका रोटर ये हो। ठीक है ना, तो दीज आर थ्री और फोर टाइप ऑफ रोटर्स विच आर यूज्ड इन माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, सो नॉट सॉरी नॉट माइक्रो सेंट्रीफ्यूज बट सेंट्रीफ्यूज मशीन। ठीक है, हेलो, यस सर। सर इसका कुछ Yes, sir. रनिंग टाइम होगा क्या सर? क्या? सर इसका कुछ मतलब जैसे रन टाइम होगा क्या? रन मतलब कितने टाइम तक ये चल सकता है मतलब? रनिंग टाइम, टाइम के बेसिस पर हम ये म्यूट करिए पहले, कर लिया? ठीक है, टाइम के बेसिस पर हम कैटेगराइजेशन नहीं करते मशीन का। ठीक है ना, हम उसको आरपीएम के बेसिस पर करते हैं कि उसकी जो आरपीएम है वो कितनी हो सकती है। ठीक है, उसके बेसिस पर हम करते हैं। चलाने के लिए आप मशीन को कितना भी देर चला सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर डीसी मोटर लगी हुई होती हैं, जनरली वो फूकती नहीं है। ज़्यादातर मशीन के अंदर डीसी डीसी होती है, आई थिंक डीसी मोटर लगी हुई होती है, और उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसको 2 दिन भी चलाइए, 3 दिन चला कंटिन्यूस चलाते रहिए तो वो ख़राब नहीं होती है। ठीक है, तो इतने दिन तो हमें चलाना नहीं है, लेकिन हाँ 2 घंटे 3 घंटे के लिए हम सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मशीन के ऊपर। ठीक है, तो जो इनका क्लासिफिकेशन है सेंट्रीफ्यूज का वो उसके रनिंग टाइम के बेसिस पर नहीं होता है, वो उसके आरपीएम के बेसिस पर होता है कि हाउ मच फास्ट इट कैन मूव। जो रोटर है वो कितना तेज घूम सकता है। ठीक है ना, उसकी आरपीएम कितनी है, या हाउ मच सेंट्रीफ्यूगल फील्ड यू कैन अप्लाई विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूज। ठीक है ना, उसके बेसिस पर हम इनको अलग अलग करते हैं। ठीक है, सर तो आरपीएम कितना हो सकता है? आरपीएम 9 लाख तक हो सकता है, नॉट आरपीएम बट इन टर्म्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फील्ड। ठीक है ना, तो आरपीएम में जब आप जी की जो आपका ग्रेविटेशनल ये होता है, फोर्स होता है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो फिर आपका अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड बताता है, एंड इट मे बी गोज अप टू 9 लाख। ठीक है ना, तो अब मैं ये बता रहा था आपको कि इनकी कुछ इनकी एप्लीकेशंस हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशंस वी यूज दिस टाइप ऑफ रोटर्स। ठीक है, हम यूजुअली क्या करते हैं, मैं ये भी कह रहा था आपको कि जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रोटर जो लेबोरेटरीज के अंदर यूज होते हैं सेंट्रीफ्यूज, वो आपको ये मिलेगा। ठीक है, जो आपका ये फिक्स एंगल है। ठीक है ना, तो इसका यूज़ है। बाकी ये जो आपका होता है वर्टिकल, ये जो एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज होते हैं उनके अंदर कॉमनली यूज़ होता है। एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, किसी स्पेसिफिक लैब के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है ना, तो दो तरीके के काम होते हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूज का काम क्या है बताइए, तो हम आपको पता होना चाहिए। इंग्रेडिएंट को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन कौन उसको बताइए भाई, और बताइए कोई। सेपरेशन करने के लिए। बायोलॉजिकल क्या पार्टिकल को अलग करने के लिए। बायोलॉजिकल पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। ठीक है ना, तो दिस इज द
commonest application of centrifuge to separate out the biological मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, इंक्लूडिंग होल सेल, ठीक है ना, होल सेल के साथ में, ठीक है। तो ये बेसिक सा काम है सेंट्रीफ्यूज का, और मेनली यही काम, ये एक बेसिक सा काम है। तो ऑब्वियसली जो लेबोरेटरीज के अंदर जो सेंट्रीफ्यूज आपको मिलेंगे वो बेसिक ही मिलेंगे, ठीक है ना। और उन बेसिक सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो आपका रोटर यूज होता है वो ये होता है फिक्स एंगल, ठीक है। कुछ एडिशनल काम हो सकते हैं सेंट्रीफ्यूज के, ठीक है, जिसमें हम बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स की या फिर जो बायोलॉजिकल पार्टिकल्स हैं उनकी हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ड्यूरिंग दिस सेपरेशन ऑफ दिस पार्टिकल्स वी कैन check out that what is the molecular mass of this biological particles, what is the native state of this biological particles, what are the conformational changes occurs during the separation of molecules, ठीक है ना। एंड इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज भी हम एनालिसिस कर सकते हैं ड्यूरिंग सैंटिफिकेशन, यानी कि ड्यूरिंग देयर सेपरेशन फ्रॉम अ सैंपल, ठीक है ना। तो अगर हमें ये जो काम है जिसमें हम इनकी एनालिसिस भी हमें करनी है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा क्या ऐसा काम हो जाएगा, ये कुछ स्पेसिफिक काम हो जाएगा, ठीक है ना, ये कुछ स्पेसिफिक काम है, ठीक है ना। तो इस तरीके के काम कम होते हैं, ठीक है। जिन जिन लोगों की रिसर्च इस तरीके की होती है सिर्फ वही इस तरीके के काम पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज हम सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज के अंदर ऐसा ही होता है जिसमें हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, और उसमें यूजुअली आपका ये जो वर्टिकल रोटर है वो यूज होता है, ठीक है ना। इसकी कुछ एप्लीकेशन है, जल्दी करेगा या कम करेगा, कुछ इस तरीके की इसकी एप्लीकेशन होती है जो फिक्स एंगल होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको रोटर्स और कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज के बारे में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। कोई अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। हाँ सर, जो रोटर होता है उसको सर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों दिशा में घुमा सकते हैं? नहीं, ये देखिए कौन सा है, ये वाला, ये जो एरो लगा हुआ है एक्सिस ऑफ रोटर में, ये एरो लगा है ना इसे, ये कौन सा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? सर क्लॉकवाइज। है सर। हाँ, उसी में ही घूमता है, क्लॉकवाइज ही घूमता सर है। जो एक ही वर्टिकल रोटर होता है उसमें सर डेंसिटी कैसे मिलेगी, नीचे से ऊपर मिलेगा कि मतलब एक तरफ से जो एक्सिस है? डेंसिटी जो बात करते हैं हम, वो एक स्पेसिफिक टाइप के सेंट्रीफ्यूज में बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा आप कह रहे हो कि डेंसिटी मतलब कैसे वो पार्टिकल मूव करेगा, हैं, यस। ऐसे कह रहे हो ना आप? यस सर। ठीक है। तो देखिए ये जो पार्टिकल मूव करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि ये आपको पिक्चर दिखानी चाहिए थी मुझे, वो इस फॉर्म में मूव करते हैं, ठीक है ना, जैसे इस लेयर की फॉर्म में इस तरीके से करते हैं, ठीक है, ऐसे की तरफ मूव करेंगे, इधर की तरफ। ओके तो सर। वो वर्टिकली ही मूव करते हैं, ठीक है। जब हम इसको ये करते हैं, बंद करते हैं, तो फिर इनकी लेयरिंग चेंज होती है, ठीक है, जिसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इसमें अलग मुझे वो एक पिक्चर है उसकी भी जो आप पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वो मैं अभी लगा नहीं पाया उसको, लेकिन मैं आपको लगा के दिखा दूंगा वो कि किस तरीके से मूव करें, ठीक है ना। तो इसमें इस तरीके से करेंगे, इसमें कुछ इस वाले में कुछ अलग तरीके से करेंगे। इसमें जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया इस तरीके से, ठीक है ना, तो इसमें इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, तो ऐसे मूव करेंगे, ठीक है ना। फिर बाद में जब आप इसको रोकेंगे तो ये आपके ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, सॉरी। तो ये आपका हुआ अबाउट रोटर, ठीक है। आगे बढ़ें। यस सर। तो हम यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया आपको, कंपोनेंट समझ में आया आपको कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं सेंट्रीफ्यूज के? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, सर डाउट है सर, इससे रिलेटेड नहीं है, बट सर जैसे आपने अभी बोला ना कि वो कोविड टेस्ट में सर, यानी आरटीपीसीआर में भी इसका यूज होता है सेंट्रीफ्यूज का? बिल्कुल होता है। सेंट्रीफ्यूज बहुत ही बेसिक मशीन है, बहुत ही बेसिक, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ सेंट्रीफ्यूज से ज़रूर होता है। तो मतलब सर जो हम जितने भी ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं तो सब में यूज होता होगा?
ब्लड टेस्ट में अब आपकी स्लाइड बनानी है, ब्लड से आपको स्लाइड बनानी है मान लीजिए, तो उसमें तो नहीं होगा, ठीक है। ब्लड से मान लीजिए उनको प्लाज्मा में कोई प्रोटीन देखनी है, जो आपके ये होते हैं ना बायो मार्कर्स जो होते हैं, है ना, तो वो तो यस वो बहुत सारी प्रोटीन देखते हैं ना, KFT LFT करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो वो तो यस प्लाज्मा से करेंगे, ठीक है ना। तो वो सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूज लगाना ही पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूज बहुत ही बेसिक सी मशीन है, ओके ठीक है, ठीक है ना। तो यस ये सर कंपोनेंट समझ में आया आप लोगों को, साइंटिफिक के कंपोनेंट्स यस यस सर। सर एंड along with this rotor, यस टाइप ऑफ रोटर, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज के बारे में बात करते हैं, है ना, कि टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो किस टाइप के सेंट्रीफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इनको दो ब्रॉड कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन। द वन इज प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज और एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई बताएगा? अल्ट्रा मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्ट्रा ओवर हियर? एक्स्ट्रा सर, एक्स्ट्रा मतलब एनफ ज्यादा सर। अल्ट्रा मतलब, हाँ, एडवांस मैं सर, एडवांस। एडवांस इन टर्म्स ऑफ आरपीएम, ठीक है ना। तो आरपीएम जो होती है इनकी, या फिर जो सेंट्रीफ्यूगल फील्ड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो सेंट्रीफ्यूज को हम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फील्ड हम उनको एक नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज भी कह सकते हैं, हम उनको हाई सेंट्रीफ्यूज भी कह सकते हैं, और हम अल्ट्रा हाई सेंट्रीफ्यूज भी कह सकते हैं, या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज भी कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच सेंट्रीफ्यूगल फील्ड इट कैन जनरेट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उसकी आरपीएम कितनी ज़्यादा है, हम इसको सिंपली टर्म्स में हम आरपीएम से भी कह सकते हैं, कितना आरपीएम यानी कितनी स्पीड उसकी ज़्यादा जा सकती है, उस बेसिस पर हम इनको सेंट्रीफ्यूज, हाई सेंट्रीफ्यूज और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में हम लोग इनका करेक्टराइजेशन करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, जो प्रिपरेटिव टाइप के जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं, वो आपके बेसिक सेंट्रीफ्यूज, हाई सेंट्रीफ्यूज और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के अंदर आते हैं। और जो एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज होते हैं, दे आर यूजुअली अल्ट्रा सॉरी, जो एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज होते हैं, दे आर यूजुअली अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ठीक है ना। तो उनका आरपीएम ज़्यादा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो अल्ट्रा का मतलब यहाँ पर है। तो यूजुअली वी क्लासीफाई द सेंट्रीफ्यूज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन in preparative centrifuge, and the second one is analytical centrifuge, ठीक है ना, analytical ultra centrifuge. So the preparative centrifuge is used just for the separation of your biological particles, ठीक है, and the analytical ultra centrifuge, जैसे कि इसके नाम से भी आपको समझ में आ रहा है और मैंने थोड़ा बहुत अभी डिस्कस भी किया है, किस काम में आता होगा ये? एनालिसिस। Analysis of the biological particles simultaneously when it separate from a mixture, ठीक है ना, during centrifugation, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज करने के साथ साथ अगर हम उन बायोलॉजिकल पार्टिकल के मूवमेंट, उनका सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है ना, उसकी उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की है, उसकी प्योरिटी कितनी है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, उसके अंदर क्या कन्फर्मेशनल चीज, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, ठीक है ना। तो प्रोटीन की स्टडी, जब प्रोटीन को जब हम स्टडी करते हैं, तो प्रोटीन की नेटिव फॉर्म कुछ होती है और उसकी आइसोलेटेड फॉर्म कुछ होती है, ठीक है ना। यानी कि हो सकती नेटिव फॉर्म का मतलब जो लिविंग सिस्टम में जिस तरीके का है, हो सकता है वहाँ पर उसकी स्ट्रक्चर कुछ अलग हो, और अगर हम उसको आइसोलेट कर लें और आइसोलेट करने के बाद में फिर हम उसको देखें, तो हो सकता है कि उसकी नेटिव फॉर्म में कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक है ना। तो कई बार हमें बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी नेटिव स्ट्रक्चर या उनकी जो नेटिव फॉर्म है, उसकी भी स्टडी करना होता है, ठीक है ना। तो अगर हमें एनालिसिस करना है किसी भी टर्म्स में जो मैंने अभी डिस्कस करे, चाहे हमें उसका मॉलिक्यूलर मास देखना है, चाहे हमें उसका सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसे होता है ना प्रोटीन और सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं आपस में, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं आपस में, वो बाइंडिंग किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्योरिटी कितनी है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, नेटिव स्ट्रक्चर किस तरीके की, अगर हम ये सारी चीज़ें हमें एनालिसिस करनी है, देन वी हैव टू यूज दिस एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो सेपरेशन के साथ साथ आप वहाँ पर एनालिसिस भी कर सकते हैं। और अगर आपको सिंपली बायोलॉजिकल पार्टिकल्स को अलग करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी एंड शेप एंड साइज, देन दिस 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 विल बी प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज, ठीक है।
तो ये समझ में आया आया होगा मेरे हिसाब से कि प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं और एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं। किसी को नहीं आया है तो बताइए, फिर मुझे बताने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर आप फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो ठीक है ना, तो सेंट्रीफ्यूज के टाइप्स मेरे हिसाब से सेंट्रीफ्यूज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई होगी। सेंट्रीफ्यूज कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, इसका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन we can classify centrifuge into two types. One is preparative centrifuge, and these preparative centrifuges are used just only for the separation of biological particles on the basis of their density as well as shape and size। ठीक है, ठीक है ना। तो प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज किस काम आ रहे हैं, जस्ट टू सेपरेट आउट, ठीक है ना, सेपरेट करने के काम आ रहे हैं, है ना। और एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज किस काम आ रहे हैं, दे आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ द बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल्स इन द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन भी हो रहा है, ठीक है, और साथ आवाज नहीं आ रही। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ सर अब आवाज आ रही है। अब आ रही है। तो ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही है? नो सर। नो सर। नहीं नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, अब दिख रही होगी। हाँ 11 बजे से क्लास तो नहीं डाली है सर ने? हेलो, क्लास क्लास तो नहीं 11 बजे से? नहीं सर। चलिए ठीक है, हो जाए तो मुझे बताना। ठीक है, वैसे हम अभी तुरंत ही खत्म कर देंगे। तो मैं क्या कह रहा था, आप समझ में आया, जो कोई पूछ रहा था कि भाई क्या है, समझ में आया क्या होते हैं प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज और एनालिटिकल अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज, या और दोबारा से बताना है? बताइए, जल्दी बताइए। नो सर। क्या नहीं सर मतलब नहीं आया समझ में, ये कह रहे हैं नो मतलब क्या है, आ नहीं गया आया? सर, आ गया, आ अच्छा, गया। आ गया, ओके ओके फाइन। ठीक है ना, तो ये आपके दो टाइप है। वन इज प्रिपरेटिव, जस्ट टू सेपरेट आउट द बायोलॉजिकल पार्टिकल्स फ्रॉम ए मिक्सचर, एंड द एनालिटिकल अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज which can use for the analysis of biological macromolecules during the process of centrifugation। ठीक है, तो ये दो टाइप हुए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपका, प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं, दे आर फर्दर can be divided into two types। The one is differential centrifuge and सेकंड वन इज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। ठीक है ना, तो जो हम बार बार वो बात कर रहे थे, जो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था आज का, इसमें हमने बहुत सारे ये लिए थे, कोकोनट ऑयल और ये सब मस्टर्ड ऑयल। ठीक है ना, तो ये जो काम होता है वो डेंसिटी ग्रेडियंट में होता है। ठीक है,
डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज में क्या है, द सेपरेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेडिमेंटेशन रेट, एंड सेडिमेंटेशन रेट विच डिपेंड्स ऑन द शेप साइज एंड डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, इसके बेसिस पर होता है। और डेंसिटी ग्रेडियंट में हम क्या करते हैं, यानी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज है वो एक तरीके के सिंपल सेंट्रीफ्यूज होते हैं, जिसमें हम कोई बफर सॉल्यूशन में कुछ भी लेंगे, एक तरीके का मीडियम लेंगे जिसमें पार्टिकल्स का सेपरेशन होगा, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन प्रॉपर्टी, नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, ठीक है ना। और डेंसिटी ग्रेडियंट में क्या होगा, जो मैंने आपको भी डिस्कस किया था जब हमने क्लासेस स्टार्ट की थी, ठीक है, तो हम डिफरेंट मटेरियल को यूज़ करके वी जस्ट प्रिपेयर ए डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, विद इन द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, एंड देन वी लोड आवर सैंपल, ठीक है। जैसे आप मानिए कि ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, ठीक है, अभी हमने इसमें अपना सैंपल नहीं डाला है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, वी जस्ट क्रिएट ए डेंसिटी ग्रेडियंट विद इन दिस ट्यूब, ठीक है। और ये क्या होगी आपकी इसी तरीके से होगी, ठीक है ना, फ्रॉम लोअर टू हायर डेंसिटी, इस तरीके से होगी। और आफ्टर क्रिएटिंग दिस डेंसिटी ग्रेडियंट वी जस्ट पुट आवर सैंपल, जो हमें सेपरेट करना है, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ हमने अपना सैंपल डाल दिया, ठीक है ना, then we put this centrifuge tube into the centrifuge machine and then centrifuge it, ठीक है ना। तो on the basis of density of जो हमने लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं their velocity will be stopped when the density of these particles will equals to the density of the surrounding medium, ठीक है, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम मशीन कैसे यूज़ करते हैं, हम इसके लिए फिक्स्ड एंगल मशीन को यूज़ करते हैं, रोटर को यूज़ करते हैं, सॉरी, ठीक है ना, जिसमें थोड़ा सा टेल हम लगाते हैं, ठीक है, ऐसा हम कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी दूसरी टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम ये हम डेंसिटी ग्रेडियंट हमने बनाया, इसमें अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग लेयर्स के अंदर आपके आ जाएंगे, जिसको हम फर्दर सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको डेंसिटी ग्रेडियंट में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मैंने पहले थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस कर लिया था, इसमें अभी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यस सर। आया है यस सर। ये नहीं आया, यस सर, आ गया सर। ठीक है ना। तो अब हम डेंसिटी कैसे बनाते हैं, वी यूज सम मटेरियल्स लाइक सीजियम क्लोराइड, ठीक है ना, विच इज यूजुअली यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, सीजियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो सीजियम क्लोराइड का हम इस सिस्टम के अंदर एक डेंसिटी ग्रेडियंट बनाएंगे, ठीक है। और ये किसके लिए यूज होता है, जनरली यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए के लिए या आरएनए, ठीक है। इसी तरीके से सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ये हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट, एंड which is generally used for the separation of some molecules like lipoproteins and DNA and RNA, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी मटेरियल्स आते हैं, जैसे आपके परकॉल, फिकॉल, डेक्सट्रन, सुक्रोज, and these all type of molecules are used for the separation of cell fractionates, ठीक है ना, जो सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम इस तरीके की डेंसिटी ग्रेडियंट बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें रूल क्या है डेंसिटी ग्रेडियंट का, डेंसिटी ग्रेडियंट का एक यही रूल है कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है इट विल बिकम जीरो व्हेन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेडियंट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ एक ग्रेडियंट बना हुआ है, तो अलग अलग जगह की, मान लीजिए इस रीजन की डेंसिटी कुछ अलग होगी, इस रीजन की डेंसिटी कुछ अलग है, इस रीजन की कुछ अलग है, यहाँ की कुछ अलग है, यहाँ की कुछ अलग है, ठीक है। तो डेंसिटी क्योंकि एक अलग अलग है, तो इसलिए जो पार्टिकल्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली अलग अलग जगह पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और आप उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको डेंसिटी ग्रेडियंट या नहीं आया? आ गया। यस सर। आ गया सर। ठीक है। अब इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट को भी हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक होता है स्टेप ग्रेडियंट, ठीक है, स्टेप ग्रेडियंट, और दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस ग्रेडियंट, ठीक है ना। एक क्या होगा आपका स्टेप और एक दूसरा क्या होगा आपका कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। आप इसको बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं, लाइक दिस इज द ग्राफ एंड इन कॉन्टिन्यूअस you will get a line like this,
ठीक है ना। यानी कि अगर हम यहाँ पर डेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो डेंसिटी इस तरीके से बढ़ती हुई चली जा रही है ना। तो दिस इज ए कॉन्टिन्यूस डेंसिटी ग्रेडियंट टाइप। और स्टेप के अंदर क्या होगा, कोई बताएगा? सर हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसी ऐसी नहीं सर, हाँ ऐसे। यस सर, यस सर, स्टेप टाइप की बन जाएगी, ऐसी स्टेप यस सर। मतलब लाइक स्टेप सीढ़ी में जैसे होती है उस टाइप। हाँ राइट, ठीक है ना। तो सॉरी, तो स्टेप के अंदर क्या होगा आपका, ऐसे बनेगी, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। यानी कि जो मैं अभी आपको बता रहा था, ऐसे करके जो मैं बता रहा था कि इस रीजन की अलग डेंसिटी, इस रीजन की अलग डेंसिटी, इस रीजन की अलग, तो इट इज समथिंग लाइक स्टेप ग्रेडियंट। यानी कि इस पूरे रीजन की जो डेंसिटी होगी वो एक जैसी होगी, ठीक है। और फिर ये जो दूसरा एकदम लेयर बनी, इसकी कुछ अलग होगी, एकदम अलग, ठीक है ना, मतलब इससे एकदम अलग आ गई है। फिर ये जो होगी ये इसकी कुछ एकदम अलग होगी, और फिर ये जो है इसकी कुछ अलग होगी। तो दिस टाइप ऑफ ग्रेडियंट इज स्टेप ग्रेडियंट, जहाँ पर आपको स्टेप्स में एक ग्रेडियंट बन रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ की 4 है, फिर यहाँ की 3 है, फिर यहाँ की 2 है या 1 है, इसको हम उल्टा मैंने लिख दिया, इसको आप माइंड मत करिएगा, ठीक है। लेकिन एक क्या है, एक है आपका जिसमें इंटरफेस आपकी बहुत ही एक ऐसे मैनर में चेंज हो रहे हैं जहाँ पर आपको एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट पता नहीं चल रहा है, ठीक है। जैसे 4 है ये आपका, तो ये डायरेक्टली 3 पे ना पहुँचकर ये किस पे जा रहा है, ये 4 पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट पे जाएगा ये। जैसे ये 4 जाएगा आपका 3.9, 3.8, 3.7, 3.6, ठीक है ना, 3.5, 3.4, एंड देन इस तरीके से ये 3 पे आएगा, ठीक है ना। तो ये जो इस टाइप से जब आपका आएगा ग्रेडियंट, तो इट विल बी ए कॉन्टिन्यूस ग्रेडियंट, जहाँ पर आपको एकदम से चेंज नहीं मिलेगा देखने को, एक ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये सब चीज़ें। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। बिकम जीरो वाला एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला? सर व्हेन सेडिमेंटेशन वेलोसिटी बिकम जीरो, आपने बोला ना व्हेन डेंसिटी हाँ ग्रेडियंट ऑफ हाँ, तो डेंसिटी ग्रेडियंट में सेपरेशन जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्टिकल होगा तो उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है ना। यस ये प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, ठीक है ना, कि उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। जैसे मान लीजिए ये कोई मटेरियल है, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है और उसकी डेंसिटी है मान लीजिए 5, है ना। इन टर्म्स ऑफ दिस वैल्यू मैं इसको 4 बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए 4 है इसकी डेंसिटी, ठीक है। आपने क्या किया कि सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लिया और इसमें एक डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया। तो सबसे पहले तो ये है कि डेंसिटी ग्रेडियंट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मटेरियल्स। जो मटेरियल्स मैंने बताए थे आपको, सीजियम हम, क्लोराइड। ठीक है ना, सीजियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, परकॉल, फिकॉल, डेक्सटन एक्सेट्रा, ठीक है। और यूजुअली होता क्या है कि इस तरीके की जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स होती हैं जिसमें डेंसिटी ग्रेडियंट बना होता है, ये कमर्शियली अवेलेबल रहती है, ठीक है ना। तो बिकॉज दिस इज अनदर डिफिकल्ट टास्क टू क्रिएट ए डेंसिटी ग्रेडियंट, है ना। अगर आप लैब में बनाओगे तो पता चला आपके कुछ दिन इसी में चले गए, और साथ में आपको ये भी नहीं एक्यूरेटली पता चलेगा कि कहाँ पर कितनी डेंसिटी है, ठीक है ना। तो ये क्या होती है कि ये कमर्शियली अवेलेबल रहते हैं। कंपनियां जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की जो कंपनियां वो उनको प्रिपेयर करती हैं, दे सप्लाई टू द वेरियस लैब्स, ठीक है ना, हमें जिनको नहीं जरूरत होती है वो बनाना परचेज डेंसिटी ग्रेडियंट ना, हमें बना सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, ठीक है ना। तो ये मार्केट में मिलती हैं, ठीक है, मैं ये यस कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, मार्केट में मिलती हैं, तो आप वहाँ से परचेज कर लेते हैं लोग, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसको बनाएंगे तो पता चला 2 दिन इसी को बनाने में लग रहे हैं, उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो डिले होगा, ठीक है ना, लेकिन बना सकते, ठीक है। तो लिक्विड होता है, क्या ये कैसा, मतलब इसका अपीयरेंस कैसा लिक्विड होता है? लिक्विड जैसा होगा, जैसे लिक्विड होता है, जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने ऑयल का आपको बताया था पहले ही, है ना। यस सर। उसी उसको हम क्या करते हैं, इसको हम बफर के अंदर मिक्स करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सोडियम यस क्लोराइड क्या होता है, दिस इज अ साल्ट, ठीक है, और इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, हम उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, है ना। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं,
ये जो मटेरियल होते हैं इनको हम बफर सॉल्यूशंस के अंदर मिक्स करते हैं एट ए एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। ठीक है ना। तो जो एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन में हम इनको डिसॉल्व करेंगे इन सुटेबल सॉल्वेंट। ठीक है ना, वो बफर भी हो सकता है